नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। आप लोग फटाफट टकाटक अंदाज में आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? आइए यहाँ। अब आपका फोकस पूरा यहाँ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना है आपको। पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड एरिस्टोटल डाई? कल आप एरिस्टोटल के बारे में पढ़े थे, हमने आपको पढ़ाया था। सबसे पहले तो एरिस्टोटल साहब ये एक फिलॉसफर थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। कल बताया था मैंने, ये क्या थे? ये एक फिलॉसफर थे। सबके बारे में जन्म से लेके मरण तक सब आप जानेंगे। कल हमने इनके बारे में, इनका बर्थ बताया, फिर किस जगह पैदा लिए वो बताया। दोनों आपको मेंशन करना है। आज के क्वेश्चन में है इनकी डेथ कब होती है। इनकी डेथ कब होती है? व्हेन डिड एरिस्टोटल डाई? 322 बीसी, 317 बीसी, 320 बीसी। तो इनकी डेथ होती है 322 बीसी में। 322 बीसी में। क्लियर? बर्थ और किस जगह पैदा हुए ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं आप लोग। 384 बीसी। किस जगह पे? प्लेस का नाम बताएंगे, एस्टेजिरा। एस्टेजिरा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। STAGIRA। ये कहां पे है? ग्रीस में है। कहां पे है? ग्रीस में है ना। और ये ग्रीक फिलॉसफर हैं। कौन? एरिस्टोटल साहब। ढेर सारा सवाल पूछा जाता है इनसे। धीरे धीरे आप हर एक दिन सीक्वेंस में हर एक चीज जानते हुए आगे बढ़ेंगे, ध्यान आपको रखना है। करेक्ट आंसर हमारा हो गया ए फॉर आगरा। कल आप इतना इनके बारे में पढ़े थे। डेली इंफॉर्मेशन गैदर करते जाइए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो आपके साथ भी होगा। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लाइसियम? हु वॉज द फाउंडर ऑफ लाइसियम? लाइसियम, सबसे पहले लाइसियम है क्या, ये आप जानिए। लाइसियम क्या है? ये एक फिलोसॉफिकल स्कूल है। अब फिलोसॉफिकल वर्ड होता क्या है, पहले इसके गणित को समझ लीजिए। फिलॉसफी, PHILO, फिलो, और फिर SOPHY, सॉफी, फिलॉसफी। फिलो वर्ड का मीनिंग होता है लव या रिस्पेक्ट। लव या रिस्पेक्ट बोलेंगे, प्यार या सम्मान। सॉफी का मीनिंग होता है विजडम, जहां पे बुद्धिमानी की बात की जाए। किसकी बात की जाए? बुद्धिमानी की बात की जाए। लव फॉर विजडम, रिस्पेक्ट फॉर विजडम, जहां बुद्धिमानी की कद्र की जाए, टैलेंट की कद्र हो, उसको बोलते हैं फिलॉसफी। क्योंकि जहां सत्य के दर्शन हो जाए, उस सेंस में बात बोला जाता है। क्लियर? ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए, तो बोला गया कि फिलॉसफी, तो लाइसियम क्या है? ये फिलोसॉफिकल स्कूल है। एक स्कूल है जहां पे हर एक चीज पढ़ाया लिखाया जाता है, बच्चों को अवेयर करवाया जाता है। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर कौन है? 18 ईयर्स ओल्ड ही ज्वाइंड प्लेटोज एकेडमी, है ना। तो भैया इसके सॉक्रेट्स है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है। कौन होने चाहिए फाउंडर, बताइए। करेक्ट आंसर देना है आपको, एरिस्टोटल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और लाइसियम एक ग्रीक फिलोसॉफिकल स्कूल का नाम है। बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, और यहां हमने फिलॉसफी को डिफाइन करने का काम किया। फिलॉसफी आपका नाउन है, फिलोसॉफिकल की बात करेंगे, वर्ड के लास्ट में एल है, तो ये वर्ड आपका हो जाता है एडजेक्टिव। फिलो मीन्स लव या रिस्पेक्ट, सॉफी मीन्स विजडम, बुद्धिमानी की बात करना। ये आप ध्यान में रखेंगे। प्रणाम प्रणाम धनंजय जी। आकांक्षा सिन्हा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल आकांक्षा? नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। द लाइन एग्जिट परसुड बाय अ बियर अपीयर्स इन शेक्सपियर्स। सबसे पहले तो ये बुक है, ये ढेर सारे बुक का नाम है, और सबके राइटर अलग अलग हैं, पहली बात ये। दूसरा, यहां पे लाइन पूछा गया है, बुक के बारे में नहीं पूछा गया।
एग्जिट परसूड बाय अ बियर अपीयर्स इन शेक्सपियर्स, यानी विलियम शेक्सपियर के किस वर्क में ये लाइन है? हैमलेट में, किंग लियर में, द विंटर्स टेल में। अब आइए यहां, हैमलेट की लाइन नहीं है, किंग लियर की भी नहीं है, विंटर्स टेल की लाइन है। चलिए हैमलेट और किंग लियर की बात करेंगे तो ये दोनों विलियम शेक्सपियर साहब की ट्रेजेडी है। विंटर्स टेल के बारे में आपको बताना है, ये विंटर्स टेल जो है ये हिस्ट्री है, ये कॉमेडी है, या ये ट्रेजेडी है, यानी इसका जॉनर क्या है। पहली बात ये, कल हमने हैमलेट के पब्लिशिंग ईयर के बारे में बात किया था। कब कब पब्लिश हुआ? फर्स्ट टाइम 3 टाइम्स पब्लिश हुआ है ना। सेकेंड टाइम जो पब्लिश हुआ है 2 इयर्स में, और एक बार 3, ये आपको बताना है। सेकेंड टाइम में 2 बार पब्लिश हुआ, इसलिए 4 टाइम्स टोटल आ जाता है। किंग लियर ये भी कब कब पब्लिश हुआ ये आपको बताना है ना, और ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, सब ईयर आप बताएंगे। और ये है विंटर्स टेल, इसका भी पब्लिशिंग ईयर आपको मेंशन करना है, इसका भी पब्लिशिंग ईयर मेंशन करना है। आइए तब तक हम शेक्सपियर साहब के बारे में बात करते हैं, तब तक आप जवाब दीजिए इधर का। विलियम शेक्सपियर, बहुत दिन हो गई बात किए हुए शेक्सपियर साहब के बारे में। विलियम शेक्सपियर, अब विलियम शेक्सपियर साहब की बात करेंगे तो मामला कहां तक जाना है? तो देखिए, सबसे पहले इनको क्या बोला गया? बार्ड ऑफ एबॉन, बीच बीच में होना चाहिए नहीं तो आप भूल जाओगे। बार्ड ऑफ एबॉन, या द बार्ड, या स्वीट स्वान ऑफ एबॉन, स्वीट स्वान ऑफ एबॉन। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। उसके बाद नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, है ना, ये सब नाम दिया गया। फिर कुछ राइटर के द्वारा अलग अलग, जैसे एक राइटर है बेन जॉनसन, उन्होंने बोला स्मॉल लेटिन लेस ग्रीक, स्मॉल लेटिन लेस ग्रीक। ये कौन बोले? तो ये बोले बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। एक ने बोला अप स्टार्ट क्रॉ, एक राइटर हुए जो इनको बोले अप स्टार्ट क्रॉ, अप स्टार्ट क्रॉ। उनका नाम है रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन, ये सब आप जानते हैं, जरूर याद रखिएगा। अब जो सवाल पूछा है उसका जवाब बहुत लोगों ने दिया होगा। अब आइए यहां पे देखते हैं, आप मिला लीजिएगा। सबसे पहला सवाल यह था कि हैमलेट पब्लिश कब कब हुआ? तो 1603, 1604, 05, 1623। द विंटर्स टेल 1611, किंग लियर 1608, 1608, 1619, 1623, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या पूछा था हमने? बहुत बढ़िया, अप स्टार्ट क्राउडियन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। फिर हमने पूछा था क्या? हाँ, ये हैमलेट और ये किंग लियर, ये क्या है? आपका ट्रेजेडी है। द विंटर्स टेल क्या है? हिस्ट्री, कॉमेडी, ट्रेजेडी। ये कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। आप लोग आंसर नहीं किए क्या? फटाफट बताओ, हर एक सवाल का जवाब देना है, इग्नोर करके आप नहीं जाएंगे। बताइए क्या है? कॉमेडी है, सुप्रिया बोली है। और लोग बताएं, सभी को बताना है और एक्टिव रहना है पूरे सेशन में, एक्टिव, है ना। वेरी गुड। क्या है ये? कॉमेडी है। क्या है? कॉमेडी है। वेरी गुड। ऐसे ही जवाब आप देंगे, ठीक है ना। शेक्सपियर साहब जो हैं ये आपके एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज के राइटर हैं, ये आपको मालूम है। 1564 में पैदा हुए हैं, 1616 में
डेथ हुई है। तो रेनिशा में 2 पीरियड को ये कवर करते हैं, एक आपका एलिजाबेथन कंप्लीट और फिर जैकोबियन 1616 तक। जैकोबियन चला कहां तक है? 1625 तक। याद आप जरूर रखेंगे, याद आपको हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बोला इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ इज द लाइन इन द बिगिनिंग ऑफ। इतना बड़ा क्वेश्चन, ये नेट का क्वेश्चन है, हमने यहां पे आपको दे दिया, तो दिमाग तो आपका खराब होगा ही ना। आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, तो माथा तो आपका खराब होगा, लेकिन हम करेंगे। बोला इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ इज द लाइन इन द बिगिनिंग ऑफ। किसकी लाइन है? प्रोफेसर विलेट प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये जेन ऑस्टिन की एक नॉवेल है, कल भी इसके बारे में बात किए थे। जेन ऑस्टिन की नॉवेल है, ये आपको 1813 में पब्लिश हुआ है। जेन ऑस्टिन एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है और इन्होंने अपनी लाइफ में 6 नॉवेल्स लिखा है। 6 नॉवेल्स लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोफेसर और विलेट ये दोनों भी नॉवेल ही हैं, ये दोनों भी नॉवेल्स हैं। आपने एक अमेरिकन राइटर का नाम जरूर सुना होगा, चार्लोट ब्रॉन्टे। चार्लोट ब्रॉन्टे ये इमिली ब्रॉन्टे की सिस्टर हैं, चार्लोट ब्रॉन्टे। इन्हीं के द्वारा ये दोनों नॉवेल लिखा गया है, प्रोफेसर भी और विलेट भी हैं, ये ध्यान आप रखेंगे। क्लियर? एलिजाबेथ लिली वो प्राइड एंड प्रेजुडिस के क्या बोलता हूं प्रोटैगोनिस्ट यानी कि हीरोइन है। हीरो कौन है? मिस्टर डॉर्सी। ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी गुड, कल पढ़ाया था और अच्छी बात है कि आज आप याद रख रहे हैं। अब यहां पे आइए, तो ये प्रोफेसर और विलेट ये दोनों नॉवेल है और वैसे नाम है द प्रोफेसर। द प्रोफेसर विलेट। चार्लेट ब्रेंटे ये लिखने का काम की है इस दोनों नॉवेल्स के। किसकी बहन है ये? सिस्टर है और एक अमेरिकन राइटर हुई इमिली ब्रॉन्टे। इमिली ब्रॉन्टे है ना, इमिली ब्रॉन्टे कल क्वेश्चन में था ये। और इमिली ब्रॉन्टे का मिडिल नेम क्या है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इमिली एलिजाबेथ ब्रॉन्टे है ना। कई बार इनके पिताजी के बारे में पूछ लिया जाता है। इनके पिताजी का नाम क्या है? एडवर्ड ब्रॉन्टे। एडवर्ड ब्रॉन्टे। और इनके पिताजी के प्रोफेशन के बारे में पूछा जाता है तो इनके पिताजी क्या थे? लॉयर। क्या थे? लॉयर। याद रखेंगे आप। अब आइए, तो ये लाइन कहां से है? प्राइड एंड प्रेजुडिस से। प्राइड एंड प्रेजुडिस से, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। 1813 का नॉवेल है, जेन ऑस्टिन लिखी है। जेन ऑस्टिन अपनी पूरी लाइफ में 6 नॉवेल्स लिखी हैं। रोहित चौरसिया जी क्या लिखे? सर मुझे टीआरई 4.0 में 6 to 8 इंग्लिश टीचर के लिए फॉर्म फिल करना है। मैंने सीटेट पेपर 2 एसएसटी से फर्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज में संस्कृत से पास किया है, कोई परेशानी नहीं होगी ना? परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे रोहित जी आप मेरे को ना रात में 12 बजे कॉल करना। सब बच्चे यही सोच रहे होंगे, सबको रात का ही टाइम देते हैं। रात में 12 बजे कॉल करना, इत्मीनान से बात करेंगे। अभी क्या है, मेरा पूरा फोकस यहाँ पे है ना। नंबर नहीं है, सेशन में बने रहे आप, क्योंकि इंग्लिश की पेपर होगा आपका, तो इंग्लिश का इस सेट का डिस्कशन चल रहा है। लास्ट में नंबर दे देंगे, आप मुझे कॉल कर लेना, आपसे हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। यहां पे समझ गए इस बात को? इमिली एलिजाबेथ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, कल भी हम आपको बताए थे, उस वर्क का नाम है लिस्ट ऑफ पोएम्स। लिस्ट ऑफ पोएम्स। हर एक बात को याद रखना है, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। फिफ्थ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड इन। फिर से आपको वही काम करना है, नंबर 1 से लेके 4 तक किन किन राइटर को नोबेल प्राइज मिला, कब कब मिला, किस ईयर में मिला, यह आपको बताना है लिटरेचर के फील्ड में। अब आइए, तो यहां बोला गया फिफ्थ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो सबसे पहले नोबेल प्राइज जो मिला है, नोबेल प्राइज की अगर बात करें, नोबेल प्राइज
तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो फर्स्ट कब मिला है? 1901, सेकेंड 1902, थर्ड 1903, फोर्थ 1904 और फिफ्थ कब होगा? तो 1905, 1905 है ना? नहीं कोई बात नहीं रोहित चौरसिया जी, आपने डिस्टर्ब नहीं किया है ना? आपको मैं नंबर दे दूंगा सेशन के लास्ट में, आप मुझे 12 बजे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? अब आइए, तो ये आपको 1905 की बात चल रही है। फिफ्थ नोबेल प्राइज अवार्डेड कब हुआ? तो 1905 में हुआ। शुरू से सबका नाम आपको मेंशन करना है। 1901 में किसको, 1902 में किसको, 1903 में कौन, 94 में 2 राइटर हुए, कल ही नाम बताया था, और 95 का आगे आपको नाम मिल जाएगा एक सीक्वेंस में। फटाफट बताएंगे फिर मैं बैक आऊंगा। हु गॉट द 1905 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? किनको 1905 में नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के क्षेत्र में? जोस एस्चैगरे, जोस एस्चैगरे को नोबेल प्राइज मिला 1904 में स्पेनिश ड्रामा को लेके, और इसके साथ साथ 1904 में ही किसको मिला था? फ्रेडरिक मिस्ट्रल को, फ्रेडरिक मिस्ट्रल को। इसको मिला था पोएट्री और फिलॉलजी को लेके, पोएट्री और फिलॉलजी को लेके। जोस एस्चैगरे को मिला स्पेनिश प्लेज को लेके, है ना? स्पेनिश प्लेज बोलिए या स्पेनिश ड्रामा बोलिए, ये कल आप पढ़े थे। जब ये सब आप जानेंगे तभी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना? हेनरी पेंटोपिडियन, इनको नोबेल प्राइज मिला है 1917 में, ये भी बहुत दूर है। इनको नोबेल प्राइज मिला 1917 में। कब मिला है? 1917 में। ये जो नाम है आपका हेनरी स्किनविच, हेनरी स्किनविच का फुल नेम अगर ध्यान से आप देखें, हेनरी एडम, हेनरी एडम ALEKSANDER पायस PIUS, हेनरी एडम एलेक्जेंडर पायस स्किनविच, स्किनविच ये पूरा नाम है। और इन्हें 1905 में नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के फील्ड में, यानी 1905 में इन्हीं को नोबेल प्राइज मिला है। क्या नाम है? हेनरी एडम एलेक्जेंडर पायस शेनकेविच, शेनकेविच। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर? मामला ध्यान। पहले राइटर का नाम मनीष कुमार बोले हैं सल्ली प्रूडहॉम, थियोडोर मॉमसेन सेकंड हैं, जॉनसन थर्ड हैं, जॉन एस्चैगरे या आपका फ्रेडरिक मिस्ट्रल ये फोर्थ हैं आपके, और नंबर फिफ्थ में आपने ये नाम देखा। और डेली आप देखेंगे, डेली आपसे पूछूंगा और आपको डेली जवाब देना है। एक दिन होगा कि हर एक चीज आपके जुबान पे होगा, माइंड में लॉक होगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कार्डोशी 1906, रुडियार्ड किपलिंग 1907। धनंजय जी ने भी जवाब दिया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। गोपाल जी हरे कृष्णा, भाई टाइम पे आना है, लेट नहीं करना है। नेक्स्ट आइए, नंबर 7, अ फॉर्मल पोएम ऑफ लेमेंटिंग समवन्स डेथ इज कॉल्ड। लेमेंटिंग का मामला है, यानी लेमेंट यानी कि दुख प्रकट करना, टू एक्सप्रेस ग्रीफ, टू एक्सप्रेस ग्रीफ। और ग्रीफ का मतलब होता है दुख, सोरो या एफ्लिक्शन, AFFLICTION, एफ्लिक्शन, दुख तकलीफ पीड़ा जिसको आप बोलते हैं, दुख तकलीफ पीड़ा बोलते हैं। अ फॉर्मल पोएम ऑफ लेमेंटिंग समवन्स डेथ इज कॉल्ड, ये किसको आप बोलेंगे? लिरिकल पोएम, सोनेट या एलिजी? सबसे पहले आइए लिरिकल पोएम के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले लिरिकल पोएम जो होता है ये एक शॉर्ट पोएम होता है और इसमें राइटर जो है वो अपने इमोशन को शो करते हैं। टू शो वंस इमोशन। लिरिकल पोएम की खास बात यह है कि इसमें जिस भी फिगरेटिव लैंग्वेज किसको कहते हैं, आपके सामने ये एक सवाल होना चाहिए कि व्हाट इज फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज को ही हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं। पोएटिक डिवाइस कहते हैं। तो जब लिरिकल पोएम लिखा जाता है किसी भी राइटर के द्वारा और इसमें जो अपने इमोशन की बात करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका जो कंपैरिजन किया जाता है ना, राइटर यहां पे कंपैरिजन करते हैं अपने थॉट अपने फीलिंग का, तो वो कंपैरिजन या तो मेटाफर के हेल्प से होगा या सिमिली के हेल्प से होगा। तो लिरिकल पोएम में जिस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है वो या तो मेटाफर होता है या सिमिली होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। लिरिकल पोएम में म्यूजिकल टोन होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। लिरिक्स बोलते हैं आप इसको, है ना। ये शॉर्ट पोएम है, राइटर अपने इमोशन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें पोएटिक डिवाइस यानी कि फिगरेटिव लैंग्वेज, मेटाफर या सिमिली का इस्तेमाल होता है और इसकी जो टोन है, टोनालिटी है, वो म्यूजिकल टोन होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। सोनेट की बात करेंगे तो ये 14 लाइन की पोएम है। क्लियर है मामला। और सोनेट जो है, मोस्ट ऑफ द सोनेट्स ये लव पे बेस्ड है, ऐसा देखा गया है लिटरेचर के फील्ड में। अ फॉर्मल पोएम ऑफ लेमेंटिंग, लेमेंटिंग का मतलब दुख प्रकट करना, समवन्स डेथ इज कॉल्ड, इसी को आप बोलते हैं एलिजी। और ढेर सारे एलिजी का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एडोनिस जॉन किट्स के डेथ पे पीवी शैली लिखे, थायरिसिस मैथ्यू अर्नोल्ड लिखे हैं, लाइसिडस जॉन मिल्टन लिखे हैं, एस्ट्रोफेल एडमंड स्पेंसर लिखे हैं सर फिलिप सिडनी के डेथ पे। और क्या और बताइए, बहुत बता चुका हूं मैं और मेरे को भी याद आ रहा है, अभी ढेर सारे नाम याद आएंगे। आपको कौन कौन सा एलिजी नाम याद है फटाफट बोलिए। मोनोडी एसटी कॉलरिज लिखे थॉमस चैटरटन के डेथ पे। ओ कैप्टन माय कैप्टन वॉल्ट विटमैन लिखे हैं किन के डेथ पे, अब्राहम लिंकन के डेथ पे। तो आप जितना जानते हैं एलिजी का नाम फटाफट मेरे को बताइए कमेंट करके, है ना। दिमाग का जो घोड़ा है ना उसको दोहराइए, है ना, तो फिर याद रहेगा वो सब चीजें, वो सारी बातें जो बताना चाह रहा हूं। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एलिजी, बाद वहां की सब चीज जाने। एलिजी का नाम बताइए कुछ, फटाफट बोलो। एक मिनट, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए, क्या क्या एलिजी का नाम होगा। अभी भी तबीयत जो है ना सही नहीं हुई है, डायरेक्ट वो लाइट जो आंख पे आता है ना, आंख से पानी निकल आता है, प्रॉब्लम हो जा रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए यहां नंबर 8। नंबर 8 में क्या है, डैश इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड फ्रेज क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ 2 मोर सेंटेंसेस। देखिए रिपीटेशन की बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा संभल के पढ़िएगा। रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, संभल के पढ़ना है, ये पहले ही बोल दिया। रिपीटेशन किस चीज का बोला गया है, रिपीटेशन किस चीज का बोला गया है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड फ्रेज क्लॉजेज एट द बिगिनिंग ऑफ 2 मोर सेंटेंसेस। यानी एक से ज्यादा सेंटेंसेस आप लिखेंगे, सभी का बिगिनिंग जो है सेम वर्ड से होगा, सेम फ्रेज से होगा, सेम क्लॉज से होगा। अब जब रिपीटेशन की बात आती है, जब रिपीट करने की बात आती है, तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं फिगर ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में। 3, एक का नाम है एलिट्रेशन, दूसरे का नाम है
एजोनेंस। आज आप तीनों समझ जाएंगे। और तीसरे का नाम है एनाफोरा। एनाफोरा तीनों रिपीटेशन के ही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, ये तीनों, एलिट्रेशन, एजोनेंस, एनाफोरा। डिफरेंस किस बात का है यह समझना है। अगर हम एलिट्रेशन की बात करते हैं बंधु, किसकी बात कर रहे हैं, एलिट्रेशन की, तो एलिट्रेशन आपका है, रिपीट करेगा सिमिलर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड, सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड। एजोनेंस की बात करेंगे, ये रिपीट करेगा सिमिलर वॉवेल साउंड, सिमिलर वॉवेल साउंड। यानी एलिट्रेशन में और एजोनेंस में साउंड रिपीट करता है, साउंड रिपीट करता है, आवाज रिपीट करती है। एक में कॉन्सोनेंट, एक में वॉवेल। अब लेकिन दोनों में, एलिट्रेशन में या एजोनेंस में, ये जो आवाज रिपीट कर रहा है, साउंड रिपीट हो रहा है, इस रिपीटेड साउंड का प्लेसमेंट देखना होता है। प्लेसमेंट देखना होता है। क्या देखना होता है, प्लेसमेंट। अब एलिट्रेशन में जो रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड है वह होता है वर्ड के इनिशियल में, वर्ड के इनिशियल में, इनिशियल ऑफ अ वर्ड, वर्ड के इनिशियल में। और ये एजोनेंस जो है, जो वॉवेल साउंड रिपीट करता है, सिमिलर वॉवेल साउंड, ये होता है वर्ड के मिडल में, इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, इन द मिडल ऑफ अ वर्ड। ये बात को समझिए। जैसे हमने बोला कॉन्सोनेंट रिपीट करेगा स्टार्टिंग में, कहां पे, स्टार्टिंग में। पुनीत पुट ऑन पिंक जैकेट। अब यहां जो हमने बोला 3P, पुनीत पुट पिंक, तो यहां पे पी पी पी, ये रिपीट हो रहा है। पी इनिशियल में, पुनीत का पी पहले, पुनीत, पुट पहले पी, पिंक पहले पी। तो ये आपका सिमिलर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के इनिशियल में, तो इसे आप क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। इसे आप क्या बोलेंगे, एलिटरेशन, एलिटरेशन। अब इधर अगर ध्यान दें, एजोनेंस के लिए तो क्या बोला जाएगा, आपने बोला रैट, कैट, मैट, चैट, ऐसे करके कुछ भी बोलते आप चले गए। तो रैट, एट, कैट, एट, मैट, एट, चैट, एट, तो ये ए ए ए ए सिमिलर वॉबल साउंड है, लेकिन ये वर्ड के इनिशियल में नहीं, वर्ड के मिडल में है, वर्ड के मिडल में है। ये आपका होगा क्या, एजोनेंस। तो प्लेसमेंट पे ध्यान देना है, कहां पे वॉवेल, कहां पे कॉन्सोनेंट। एनाफोरा में साउंड रिपीट नहीं करता है, यहां पर रिपीट करेगा क्या, लेटर, यहां पे रिपीट करेगा वर्ड, यहां पे रिपीट करेगा फ्रेज, और यहां रिपीट करेगा क्लॉज। अलग अलग सेंटेंसेस लिखे होंगे, सबका इनिशियल पॉइंट रिपीट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बोलोगे, आई कैन प्रिपेयर, आई कैन प्रिपेयर, आई कैन टेक टेस्ट, आई कैन क्वालिफाई द एग्जाम। डिफरेंट सेंटेंसेस है, आई कैन प्रिपेयर, आई कैन टेक टेस्ट, आई कैन क्वालिफाई। आई कैन, अरे भैया ये क्या हो गया, समझाओ यार। ठीक है,
मुझे फिर से लिखना पड़ेगा इसको, कोई बात नहीं। क्या हो रही है? आई कैन प्रिपेयर, ये लिखा था मैंने, आई कैन प्रिपेयर। इरिटेट हो जाता हूं मैं इस समय। आई कैन, यहां भी आई कैन और यहां भी आई कैन, है ना, सेम रिपीट हो रहा है, आई कैन आई कैन आई कैन। इसी को बोलते हैं एनाफोरा। क्या बोलते हैं? एनाफोरा। ध्यान आप रखेंगे। क्लियर? तो यहां बोला गया रिपीटेशन ऑफ वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। रिपीटेशन की बात करेंगे तो रिपीटेशन एलिट्रेशन में, एजोनेंस में, एनाफोरा में। कब कौन सा ये आपने देखा है ना, बार बार देखिएगा, डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे। एनाफोरा में साउंड नहीं होता है। सत्यामानंद भांग खाते हैं, बार बार चिल्ला के पढ़ा रहे, साउंड कैसे लिखा आपने? साउंड लिख रहे हैं, चिल्ला के बोल रहा हूं मतलब इसी ये कर्मकांड करने के लिए खुल के बोल रहे हैं। साउंड होगा एलिट्रेशन में, एजोनेंस में। एनाफोरा में लेटर होगा, है ना, वर्ड होगा, फ्रेज होगा, क्लॉज होगा। भांग खाते हो तो टीआरई 4 तक कम कर दो खाना। आइए, इन विच नॉवेल डज सलमान रश्दी एक्सप्लोर द मैजिकल रियलिज्म ऑफ इंडियन हिस्ट्री? बोला किस नॉवेल में सलमान रश्दी जो इंडियन राइटर हैं एक्सप्लोर करते हैं मैजिकल रियलिज्म ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी इंडियन हिस्ट्री के रियलिटी के, रियलिज्म के बारे में, मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में, है ना, द सैटेनिक वर्स के बारे में। सेम नॉवेल है, उसमें किस नॉवेल में ऐसी बातें कर रहे हैं आपके सलमान रश्दी साहब? तो वो बोला गया है मिडनाइट चिल्ड्रन में, मिडनाइट चिल्ड्रन में। और तीनों में एक चीज कॉमन है कि मिडनाइट चिल्ड्रन की बात करें सेम है, या आपका द सैटेनिक वर्सेस है, इस तीनों के राइटर हैं सलमान रश्दी, सलमान रश्दी। और सलमान रश्दी का पूरा नाम है सर अहमद सलमान रश्दी, सर अहमद सलमान रश्दी। ध्यान आप रखेंगे। नंबर 10, हु इज नोन फॉर द नॉवेल इंग्लिश ऑगस्ट? ये जो नॉवेल लिखा गया है इंग्लिश ऑगस्ट, कौन लिखे हैं? उपामन्यु चटर्जी, विक्रम चंद्रा, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के कुछ वर्क्स के बारे में कल हमने बताया था, नाम आपको बताना है उन वर्क्स का नाम। तो इंग्लिश ऑगस्ट ये लिखने का काम किन्होंने किया? तो उपामन्यु चैटर्जी ने किया, चैटर्जी ने किया। विक्रम चंद्रा ये भी आपके इंडियन राइटर हैं, इधर से कुछ एग्जाम में देखने को मिला है नाम, पहले नहीं मिलता था। विक्रम सेठ के किन वर्क्स के बारे में कल हम बताए थे, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट। वेरी गुड गोपाल यादव जी। और सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, एक और बताया था, एक और बताए थे। कौन सा था? एन इक्वल म्यूजिक, एन इक्वल म्यूजिक। सारे वर्क्स का नाम आप याद रखेंगे, सारे वर्क का नाम आपको याद रखना है, ये आप ध्यान में रखिए। क्लियर है ना? चलिए
आप गर्लफ्रेंड तो चेतन भगत की है ना। 11 हु रोट द स्कारलेट लेटर, अ नॉवेल सेट इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। प्यूरिटन मैसाचुसेट्स, मैसेचुसेट, ये अमेरिका में है। कहां पे है? अमेरिका में। तो हु रोट द स्कारलेट लेटर, किन्होंने लिखा स्कारलेट लेटर? एडगर एलन पो, नथेनियल हॉथरॉन, हरमन मेलविले। ये तीनों राइटर आपके हैं, ये तीनों राइटर जो आपके हैं ये अमेरिकन राइटर हैं। जितने भी राइटर के बारे में पढ़ा रहा हूं सबका नाम मालूम होना चाहिए, कौन अमेरिका से, कौन इंडिया से, कौन ब्रिटेन से, सब नाम आपको मालूम होना चाहिए। ये अमेरिकन राइटर हैं। क्लियर? अब आइए यहां। तो द स्कारलेट लेटर किन्होंने लिखा है? नैथनियल हॉथरॉन ने। नैथनियल हॉथरॉन लिखने का काम किए। हरमन मेलविले, एडगर एलन पो, नैथनियल हॉथरॉन, ये तीनों अमेरिकन राइटर्स हैं। ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे, है ना? बहुत बढ़िया। असर ऑफ हाउस, सर गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक, बिल्कुल हाँ। चलिए आगे आ जाइए। 12th में है, इन विच नॉवेल डज ट्रूमैन ट्रूमैन कैपोट एक्सप्लोर द ट्रू क्राइम स्टोरी ऑफ द क्लटर फैमिली मर्डरर्स। क्लटर फैमिली मर्डरर्स किस नॉवेल में ऐसा बताया गया है? ये राइटर का नाम है, अमेरिकन राइटर हैं ये भी। कहां के राइटर हैं ये? अमेरिकन राइटर हैं। नाम जानते जाइएगा, बार बार पढ़ना है आपको। अमेरिकन कौन, ब्रिटिश कौन। इंडियन नेम तो आपको अलग लगेगा, लेकिन अमेरिकन ब्रिटिश दोनों इंग्लिश नेम ही है, इसीलिए आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए आपको जानना है कौन से कहां पे। एक्सप्लोर द ट्रू क्राइम स्टोरी ऑफ द क्लटर फैमिली मर्डरर्स किस वर्क में, किस नॉवेल में बताया गया है ट्रूमैन के द्वारा? ब्रेकफास्ट एट टिफिनेज, इन कोल्ड ब्लड, अदर वॉइसेस, अदर रूम्स। इन कोल्ड ब्लड एक नॉवेल है ट्रूमैन साहब का, और उसमें बताया गया है ये कहानी। यहां पे ट्रूमैन साहब की 3 नॉवेल्स की जानकारी आपको मिल रही है। ब्रेकफास्ट एट टिफिनेज, अदर वॉइस अदर रूम्स और इन कोल्ड ब्लड, इस तीनों के राइटर आपके हैं ट्रूमैन। ट्रूमैन कैपोट भी इसको लिखते हैं आप, या इसी का एक और नाम है कैप्टो, CAPTOE, कैप्टो। तो ट्रूमैन कैप्टो या ट्रूमैन कैपोट दोनों नाम है, और ये आपके अमेरिकन राइटर हैं, और ये 3 नॉवेल्स इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। ये आपको याद रखना है। गोपाल यादव जी, क्वेश्चन मार्क किस चीज के लिए है ना भाई साहब? नंबर 13, निकोलस रॉबे वॉज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। निकोलस रॉबे को पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड बनाया गया कब? चलिए सीक्वेंस में बात कर लेते हैं। पोएट लॉरेट कहां से? चलो, फर्स्ट का नाम जॉन ड्राइडेन। फर्स्ट में कौन? जॉन ड्राइडेन। 1688 तक। सेकंड कौन? थॉमस सैडविल। 1689, 1692। थर्ड कौन? नाहुम टेट। 1692 के मिडल में ही थॉमस सैडविल नहीं रहे, तो ये आपके हो जाएंगे
1692 टू 1715। और उसके बाद निकोलस रॉबे, निकोलस रॉबे 1715 टू 1718। ठीक है, सवाल है कि निकोलस रॉबे वॉज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड 1715। फर्स्ट जॉन ड्राइडेन, सेकेंड थॉमस सैडविल, थर्ड नाहम टेट, फोर्थ निकोलस रॉबे, फोर्थ निकोलस रॉबे। डेली आपका सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है ना। सुजाता कुमारी क्लास तो हुआ था, सिविल कोड वाला क्लास तो लिए हैं दोपहर में, है ना। तो ये आप स्टार्टिंग से जान रहे हैं। शुरुआत से एक बार बता दूं या रहने दूं? कल भी बताया था, रहने दिया जाए या बता दिया जाए? फटाफट बोलिए। बोलो बंधु। बता दीजिए एक बार। बता दिया जाए, रहने दिया जाए? आइए बता ही दिया जाए, क्या ही जाता है बताने में। तेरी दिमाग खराब हो जा रहा है मेरा। आइए, हेनरी जेम्स पाय, हेनरी जेम्स पाई, रॉबर्ट साउदी, विलियम वर्ड्सवर्थ, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड ऑस्टिन, रॉबर्ट ब्रिजेज, जेम्स मैन्सफील्ड, मैन्सफील्ड, जेम्स मैन्सफील्ड, हेनरी जेम्स पाय 1790 1813, रॉबर्ट साउदी 1813 1843, विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 1850, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 1892, अल्फ्रेड ऑस्टिन 1896 1913, रॉबर्ट ब्रिजेज 1913 1930, जेम्स मैन्सफील्ड 1930 टू 1967। याद हो रहा है ना? तब याद हो जाएगा। TRE4 भी क्वालिफाई कर लेंगे, बस बने रहिए, परेशान ना रहिए। आइए यहां नेक्स्ट 13 भी हो गया। 14, अ रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस रिपीट हो रहा है, सेम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस, प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट से, प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन पास्ट से, पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट से, इसको आप क्या बोलेंगे? यानी सेंटेंस रिपीट हो रहा है फिक्स्ड स्ट्रक्चर में, उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है, उसको पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं। पैरेलल, पैरेलल लाइन ही होता है, पैरेलल लाइन, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल में रहना, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना। एडाज का मतलब क्या होता है? एडाज मीन्स होता है कहावत, एफ्रोइजम इसका मीनिंग भी होता है कहावत, यानी प्रोवर्ब, यानी कहावत के तौर पे, सेइंग के तौर पे जब कुछ बोला जाता है, कहा जाता है। मैगजिम जिसको आप बोलते हैं, है ना, लोकोक्तियां जिसे आप बोलते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ही होता है। नेक्स्ट, अ रोज बाय एनी अदर नेम
would smell as sweet. This quote belongs to which writer? ये कोट के बारे में भी एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इसको जरूर याद रखिएगा. A rose by any other name would smell as sweet. A rose by any other name would smell as sweet. ये बोला गया. ये कोट किस राइटर से? तो सबसे पहले ये जो लिखा गया है ये रोमियो एंड जूलियट एक प्ले है. किनका? विलियम शेक्सपियर साहब का. तो ये एक प्ले है. किनका? तो विलियम शेक्सपियर साहब का. और उसी से ये लिया गया है. तो कौन से राइटर हो गए? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम मेकपीस ठाकरे, विलियम शेक्सपियर. तो विलियम शेक्सपियर. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम है, इनका मिडिल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये अमेरिकन राइटर हैं. इनके ढेर सारे वर्क का नाम हम आपको बताए हैं. आपको अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में चिपकाइए इनके वर्क का नाम. विलियम मेकपीस ठाकरे, इनका एक वर्क है वैनिटी फेयर. वैनिटी फेयर जो कि एक नॉवेल है. ये कई बार एग्जाम में देखने सुनने को मिला है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट लेवल के एग्जाम हो. वैनिटी फेयर ये एक नॉवेल है. इनका विलियम मेकपीस ठाकरे का. विलियम मेकपीस ठाकरे आपके इंग्लिश राइटर हैं यानी ब्रिटेन के हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्टली आपके अमेरिकन राइटर हैं और इनके कई वर्क्स के बारे में हम बता चुके. अ पैसेज टू इंडिया इनका नहीं है. अ पैसेज टू इंडिया E.M. मॉर्गन का है, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, है ना. ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे. ओ माई लव लाइक, ये रोड डायरेक्ट या रोज बाय एनी अदर नेम ये नहीं है. वो आपने गोपाल जी जो लिखा है ओ माई लव लाइक रेड रोज बाय रेबी बॉन्स, बिल्कुल सही है. अ बॉयज विल, वेरी गुड रॉबर्ट फ्रॉस्टली. अ बॉयज विल, अ बॉयज विल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ध्यान रखें. अ बॉयज विल. चलिए, तो ये 15 क्वेश्चंस आपके थे इंग्लिश लिटरेचर से जो आपको देखने सुनने को मिलता है, जिसका आप टेस्ट देते हैं, जिसका डिस्कशन आपको यहां पे मिलता है. ठीक है. द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, अविनाश कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना, बहुत बढ़िया. गोपाल जी, अनामिका. चलिए, तो ये 15 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लिटरेचर के मिलते हैं, जिसका आप प्रैक्टिस करते हैं, दम लगा के करते हैं. बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद. अब आइए यहां पे लिटरेचर के बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले यहां दर्शन करवा दूं मैं आपको. अभी कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे, नवदीप नाम था आई थिंक. सर लिटरेचर के लिए क्या करूं? भाई लिटरेचर के लिए कुछ नहीं करना है. ये आपका है धाकर बैच. इस धाकर बैच में आपको आना है. कैसे आओगे? तो सबसे पहले अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह. प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उसको डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से. फिर यहां पे जाएंगे, सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में जाके DHAKAD, DHAKAD, ये बैच आपका ओपन होगा. 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सभी के लिए इंग्लिश लिटरेचर का ये बैच आपको मिलता है बहुत ही कम फी में, 499 में. बहुत बेहतरीन बैच है, बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं. इस बैच को पढ़ने के बाद लिटरेचर में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी है. तो ये लिटरेचर के लिए ही बैच, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर ही आपको पढ़ाया जा रहा है. ये जो अभी आप सेशन देख रहे हैं डिस्कशन, उसका टेस्ट होता है, पहले आप टेस्ट देते हैं. 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सभी के लिए ये आपका टेस्ट है इंग्लिश का. इसकी ऑनलाइन में फी है 99 रुपीज. इसमें आपको मिलता है 20 सेट्स. हर एक टेस्ट, हर एक सेट में आपको मिलता है 40 क्वेश्चंस. आज जो आप डिस्कस कर रहे हैं 40 क्वेश्चंस हैं. तो जो आपके मित्र बंधु हो जो TRE4 की तैयारी करते हैं, भले यहां हमारे प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ रहे हो, ना पढ़ रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो, ठीक है, टेस्ट लगाने जरूर बोलिए. और ये टेस्ट जब लगाएंगे, डिस्कशन देखेंगे, तो उनका ग्राफ एकदम से बढ़ेगा, बढ़ना ही है. और सिर्फ अपने सब्जेक्ट का नहीं, साथ में कॉमन पेपर को बिल्कुल ना भूलें. कॉमन पेपर आपके लिए ऑक्सीजन का काम करेगा, ध्यान रखिए इस बात का. आइए यहां बाद बाकी 2 बैच है, बताएंगे थोड़ी देर के बाद. आ जाओ यहां. तो ये आपका 15 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर. अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, और इसको मैं पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ना है ईमानदारी से.
और पहले आप सॉल्व करेंगे, बाद में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं ध्यान से क्या लिखा हुआ है, और आप भी मन ही मन पढ़िए। A new and extreme tourist attraction has just exploded onto the scene in Iceland. Volcano walking. एक नया और एक्सट्रीम टूरिस्ट अट्रैक्शन था, has just exploded, explode हुआ on the scene in Iceland, आइसलैंड में। Volcano walking, volcano का मतलब क्या होता है? Volcano, फटना, विस्फोट होना। It would appear according to trip advisor, ये appear हुआ, एक ट्रिप एडवाइजर थे उसके अकॉर्डिंग, that this is one trip that cannot be missed, है ना, जिसको मिस नहीं किया जा सकता है। Despite the extortionate cost, extortionate वर्ड का मीनिंग होता है वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्ट का मीनिंग कीमत। The idea of making त्रिहुंका गीगर जगह का नाम होगा, सॉरी, volcano accessible was the brainchild of Amy B. Stephenson, a doctor, ये किसी इंसान का नाम है, Amy B. Stephenson, a doctor in Reykjavik and a lifelong cave enthusiast। और ये जो नाम दिया है, ये लाइफ लॉन्ग यानी पूरी जिंदगी केव एंथुजियास्ट रहे। केव का मतलब क्या होता है भाई? जहां किसी भी चीज का गुफा वगैरह या किसी नेचुरल चीज के बारे में हमेशा एक्साइटेड होना, उसके बारे में पढ़ना, और वही यहां पर वर्ड आया है एंथुजियास्ट, है ना, उस सेंस में। ही हैज बीन स्टडिंग केव्स, हमेशा केव्स के बारे में पढ़ना, जानना, सुनना, एंड आइसलैंड, और आइसलैंड के बारे में, सिंस 1954। एंड सम वुड आर्ग्यू, कुछ लोग आर्ग्यू भी किए, दैट देयर इज नो वन हु हैज मोर एक्सपीरियंस्ड। त्रियुंका गीगर has always been special to Stephenson ever since he was the first to descend down, जो वहां पहुंचे, to the crater base in 1974. Like most people who experienced it, he was utterly spellbound. Spellbound का मतलब होता है fascinated, आकर्षित हो जाना, है ना, by its uniqueness and beauty, and made it his mission to protect and preserve this stunning natural phenomenon। इसका जो नेचुरल फेनोमेनन है काफी शानदार है, स्टनिंग है, सरप्राइजिंग है, अनलाइक अदर्स, दूसरे के जैसा नहीं, अपने आप में ये यूनिक है। who may have only seen the profit that could be made from walking into the mouth of a volcano। Stephenson believed that the primary focus was to treat such a grand natural wonder with the utmost respect। utmost का मतलब होता है जितना आपकी गहराई से, दिल की गहराई से जो निकले, है ना, 100%। to protect and defend it। the first volcano tourist entered the volcano in 2005 and it has since been labeled as one of the most unique tourist attractions in the world। volcano walkers are taken to the crater from where they are lowered in a basket into the depths of the earth। पृथ्वी की गहराई की बात कर रहे हैं। People once thought, once क्या आता आपका adverb of frequency, once thought that volcanoes were portals to hell and associated with it, कि volcano का मतलब क्या होगा? जहां जो खतरा ही है आपके लिए, लेकिन यहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बताया गया इसको, with depth and destruction, destruction का मतलब डैमेज, and yet the entrance to the crater is awe inspiring, यानी वहां का एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं होगा, लोग ऐसा सोचते हैं वोल्केनो के बारे में, and almost ethereal यानी deadly बोला गया। the vastness of it can feel overwhelming, overwhelming का मतलब जहां आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। it is the side of cathedral and the statue of liberty could easily fit into the shaft। after 6 minutes and 120 meters visitors arrive at the crater base। the ground space is the size of 3 full-size basketball courts placed next to each। at the bottom there is a reverent hush। people whisper, whisper का मतलब होता है to talk in a lower voice, कम आवाज में बोलना, in respect to the sleeping giant who has laid dormant। dormant का मतलब होता है inactive for 4000 years, जो 4 साल से परे हो, 4000 साल से परे हुए। the subterranean
सब सहारन ग्रुप। वॉल्स आर स्क्रॉस्ड विद कलर्स फ्रॉम अ डिवाइन पैलेट। डिवाइन पैलेट, पैलेट गन भी होता है। मैग्नेटा, सॉरी मैजेंटा, मैजेंटा, रेड, वाइब्रेंट, पर्पल, बर्न्ट, ऑरेंज, विविड, विविड का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी क्लियर, ग्रीन एंड हनी, येलो। द कलर इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई वर्ड कहां से आता है? इंटेंसिफाई वर्ब है, इंटेंसिटी नाउन है। इन सर्टेन प्लेसेस वेयर 4000 years ago द मैग्मा वॉज पुश्ड आउट विद ब्रूटल फोर्स, काफी फोर्स के साथ जिसको धक्का दिया गया। दिस इज मदर नेचर सीक्रेट प्लेस, और प्राइवेट आर्ट स्टूडियो वेयर विजिटर्स फील लाइक ट्रेस पासर्स। ट्रेस पासर्स का मतलब होता है अतिक्रमण। द प्रोड्यूसिंग रॉक फेसेस सो अ tapestry of patterns and formations that have been molded। molded का मतलब क्या होता है? मोल्ड हो जाना, पिघलना, या उसका आकार ले लेना। by heat, pressure and time। flood lights illuminate, illuminate का मतलब होता है लाइट, प्रकाशित। the walls and draw attention to the beauty humans were never intended to see। a light rain whips from the porous rock above and covers the cratered sides with a sign that makes it sparkle। sparkling का मतलब चमकना। आगे और है। The scorch marks can be seen close up। At one point in time, these rock faces were glowing red with fiery heat। This giant, although sleeping, is still dangerous। An 80-meter drop into the void is disguised by a collection of rocks close to where visitors stand। It is a soul enriching experience and visitors often report feeling deeply moved by the beauty। लोग यहां आते हैं घूमने फिरने। and tranquility, शांत मन से, of something that was once so destructive and angry। confronted with this result of the unrestrained, restrained का मतलब होता है लिमिटेड, अन का मीनिंग होता है नॉट, यानी अनलिमिटेड forces of nature, it is hard not to feel small and powerless in comparison। sadly, the magical spell is broken when the basket appears, indicating that it is time for visitors to return to reality। on the return hike, visitors walk across the lava fields as though they are astronaut। astronaut कौन होता है? जो अंतरिक्ष में जाते हैं। मैग्मा, 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 मैग्नीफाई, बड़ा चीज कोई भी है ना, उस सेंस में बात करते हैं। दे पास इनॉर्मॉस, इनॉर्मॉस का मतलब भी वही होता है विशाल। ओपन उंड्स वेयर द लैंडस्केप्स इज लिटरली टीयरिंग इटसेल्फ, जो अपने आप में रो रहा है। अपार्ट एज टेक्टोनिक प्लेट्स स्लोली शिफ्ट, इट सर्व्स एज वन फाइनल रिमाइंडर दैट दिस जायंट इज मेयरली डॉर्मेंट नॉट डेड। मरा हुआ नहीं है, सुस्त पड़ा हुआ है। जहां पे वोल्केनो वगैरह होता है जमीन क्या होती है? एकदम डेड हो जाती है, वो यहां बोला गया। हाउ डू टूरिस्ट रीच द बेस ऑफ द क्रेटर, कैसे पहुंचते हैं? दे डिसेंड इन अ बास्केट, दे गो अक्रॉस लावा फील्ड्स, दे गो थ्रू द टेक्टोनिक प्लेट्स। दे डिसेंड इन अ बास्केटबॉल, इससे नीचे उतर के, और डिसेंड का मतलब होता है उतरना, ये बोला गया। पहले आप आंसर कर दीजिए, उसके बाद में, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। पहले आप कर दीजिए फटाफट स्पीड में। पहले आप करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलो, प्रणव ने एक किया है 17। पहले सभी का आंसर आप कीजिए। 17 बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वॉट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? एडवेंचर्स ऑफ अ केव एंथुजियास्ट, वोल्केनो वॉकिंग अ यूनिक एक्सपीरियंस, हार्नेसिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, वोल्केनो वॉकिंग अ यूनिक एक्सपीरियंस। Who came up with the idea of making the volcano accessible to tourists? Who came up with the idea? किनका आइडिया था ये? एमीबी स्टीफेंसन, ट्री हुंका गिगर, मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो आप देख लीजिएगा। ट्रिप एडवाइजर, कौन थे वो? बताइए क्या होना चाहिए 18 का आंसर? वेरी गुड,
जो ए कह रहे बहुत बढ़िया। 18 का आंसर क्या है? ए। 19 सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सटॉर्शनेट। क्या होगा इसका सिनोनिम? क्या होगा, कौन बताएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसका मीनिंग होता है वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा है। तो एग्जॉर्बिटेंट, बहुत महंगा होना। एक्सॉर्सिस्ट आईएसटी लगा हुआ है। आईएसटी किसी भी वर्ड के लास्ट में हो, कॉमन नाउन होता है, लिविंग यानी कि मानव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सॉर्सिस्ट, एक्सॉर्सिस्ट की बात करेंगे तो यहां पे वर्ड है आपका एक्सॉर्साइज। एक वर्ड होता है आपका एक्सरसाइज और एक वर्ड होता है आपका एक्सॉर्साइज। और एक्सॉर्साइज का मतलब होता है टू ड्राइव आउट द इविल, टू ड्राइव आउट द इविल स्पिरिट। इविल स्पिरिट, भूत पिचास को निकालना, ओझा गुनी समझते हैं ना, उसी को एक्सॉर्सिस्ट बोला जाता है, जो भूत भगाने का काम करे। एक्जॉनरेट होता है माफी नामा, इसको हम बोलते हैं एमनेस्टी, एमनेस्टी। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, सबका मीनिंग हो गया ना? हाँ। सेलेक्ट द करेक्टली एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी, इसका एंटोनिम बताना है आपको, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए। आइए, रिपोज का मतलब होता है रिलैक्स फील करना, रिपोज यानी कि रिलैक्स। कंपोजर, काम एंड कंपोज यानी शांत फील करना। पेसिफाइड, पेसिफाइड। एजिटेशन, गुस्से में यानी सोरो। दुख, तकलीफ, पीड़ा। तो ट्रैंक्विलिटी का एंटोनिम बोला तो एजिटेशन। एजिटेशन सोरो, या एजिटेशन का मतलब होता है कमोशन, शोरगुल भी। कमोशन, शोरगुल, उकसाना, भड़काना। सीसी फॉर कैनेडा, एंगर, है ना? चलिए, अभी आप वोकैब पढ़ रहे थे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। वोकैब से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और किसी को अगर वर्ड को पढ़ने में, वर्ड को समझने में दिक्कत हो, शब्दों की समझ नहीं हो, तो आप A to Z वोकैब बैच, A to Z वोकैब बैच जो आपका यहां पे दिख रहा है आपको, ये भी बैच आपका चल रहा है। ये वोकैब को डेडिकेटेड बैच है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे मिलता है 399 रुपीज में। इस बैच की टाइमिंग है 4 to 5, 4 से 5 शाम में। और ये धाकर जो लिटरेचर का बैच है, ये आपका है 3 से 4। तो ये लिटरेचर का है। अगर किसी को वोकैब में प्रॉब्लम है, शब्दों में प्रॉब्लम है, तो आप इस बैच में बने रहिए, इस बैच में पढ़िए, आपको मजा आएगा, शब्दों की समझ आपकी बढ़ जाएगी। और ये भी ऑनलाइन मोड में है, जिसकी फी है 399। हर एक टाइप के वर्ड यहां पढ़ाए जाएंगे, ये टेस्ट का, ये आपका लिटरेचर का। अब यहां आ जाइए, ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। बीपीएससी टीआरई 4 टीआरई में आपका क्लोज टेस्ट अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे कोई गारंटी नहीं कि ना पूछे, इसलिए डेली आपको देखने सुनने को मिलता है। तो आइए, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप इसे कंप्लीट फॉर्म में पढ़ेंगे। पूरे पढ़ने के बाद फिर आप आंसर करेंगे। वन फाइन मॉर्निंग अ जेंटलमैन डैश एट द डोर्स ऑफ द होम फॉर द एज्ड रन बाय रन्स। ही टोल्ड द नन in charge that as he was dash to Delhi, he wanted to leave his servant maid to the dash of the nuns. He assured the nun of sending some money every month dash she was an orphan. The nun dashed the man and said that the servant maid had got an excellent master. तो यहां पर एक वार्तालाप एक नन और एक इंसान के बीच में चल रहा है। One fine morning a gentleman dash at the door of the home for the aged run by nuns, जो एक नन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। नन क्या होता है? एक होता है मॉन्क, महंत, एक होता है नन, महंथनी, है ना? फीमेल वर्जन ऑफ महंत, सॉरी फीमेल वर्जन, हाँ फीमेल वर्जन है। वन फाइन मॉर्निंग अ जेंटलमैन डैश मेड एट द डोर, सपोर्टेड एट द डोर, नॉक्ड, दरवाजा दस्तक देना। तो नॉक्ड एट द डोर्स ऑफ द होम फॉर द एज्ड रन बाय नन्स।
he told the nun in charge that as he was, he told the nun in charge that he was dashed to Delhi, he was shifted, he was changed, he was transferred. तो he told the nun, to nun से बोलता है in charge that he was dashed to Delhi, he wanted to leave his servant maid. उसको he was to dash, अब वो दिल्ली प्लेस की बात कर रहा है, तो प्लेस को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, चेंज करेगा, ट्रांसफर्ड. तो यहां बोला गया ही वॉज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, तो यहां पे ट्रांसफर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है, शिफ्ट या चेंज कोई सेंस नहीं बनेगा. ही वॉज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, ही वॉन्टेड टू लीव हिज सर्वेंट मेड टू द डैश ऑफ नन्स, टू द डैश ऑफ, टू द होम ऑफ नन्स, टू द रेफरेंस ऑफ नन, टू द केयर ऑफ नन्स. तो ही वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली, ही वांटेड टू लीव हिज सर्वेंट मेड, वो छोड़ना चाहता है वहां पे, टू द केयर ऑफ यानी नन का केयर करने के लिए, केयर ऑफ नन्स. ही एश्योर्ड द नन ऑफ सेंडिंग सम मनी, और वो एश्योर्ड है द नन ऑफ सेंडिंग सम मनी एवरी मंथ डैश शी वॉज एन ऑर्फन, एवरी मंथ, है ना, क्यों, शी वॉज एन ऑर्फन, क्योंकि वो एक ऑर्फन, एंड द रीजन को बताने की बात, तो बिकॉज शी वॉज एन ऑर्फन. The nun dashed the man and said, the nun praised, the nun consoled, the nun condoled the man and said that the servant maid had got an excellent master. उसे एक अच्छा मास्टर मिला. ये बात बोल के क्या किया जा रहा है, the nun praised the master, consoled the master, condole. Console का मतलब होता है सिंपैथी दिखाना, कंडोल का मतलब भी होता है सिंपैथी दिखाना. दोनों सिनोनिमस वर्ड है, दोनों ही होंगे, करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए, है ना. द मैन एंड सेड द सर्वेंट मेड हैड गॉट एन एक्सेलेंट मास्टर, डी आंसर माना जाएगा, ए नहीं. कंसोल, कंडोल, सांत्वना, सिंपैथी, ये बोला गया है. किसी को डाउट होगा सवाल करने का, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं. अब आइए सिनोनिम, ये कल वाला ही कल हम आपको पढ़ाए थे, रिपीट हो गया, सॉरी, माफी चाहूंगा आप सभी से. इंपीरियल का मतलब होता है किंगडम, कल आप आए होंगे, देखे होंगे. इंपीरियल का मतलब होता है किंगडम, यानी रिगेल बोलते हैं उसको. ब्रैटी का कल भी हमने मीनिंग बताया था आपको. मिसबिहेव, गलती से ये टाइप हो गया मेरे से ही, माफ कर दीजिएगा. ऑपरेसिव का मतलब भी होता है जब किसी को आप एक्सप्लॉइट करते हैं, ऑपरेसिव एडजेक्टिव है एक्सप्लॉइटेटिव, ELOITATIV, एक्सप्लॉइटेटिव, ध्यान में आप जरूर रखेंगे. एंटोनिम है आपका इनसीडियस, इनसीडियस. इनसीडियस वर्ड का मीनिंग होता है OUS लगा हुआ है तो वर्ड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, है ना. तो इनसीडियस का मतलब होता है जो चीज बहुत ही गंदा है, यानी रिपल्सिव. क्या है, रिपल्सिव. इसी का मीनिंग होता है डिसगस्टिंग. रेपेलेंट वर्ड वहीं से आया है, रिपेल से, REPEL. रिपेल का मतलब होता है रिपल्स होना, और रिपल्स का मतलब होता है डिसगस्ट, और डिसगस्ट का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट, जो चीज गंदा है. ऑनेस्ट का मीनिंग होता है ईमानदार. ऑनेस्ट के लिए एक वर्ड आता है स्क्रूपुलस, SCRUPULOUS, स्क्रूपुलस ईमानदार. राइटस, RIGHTEOUS, राइटर्स, ईमानदार बोलेंगे. चार्मिंग वर्ड का मीनिंग होता है अट्रैक्टिव. चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव, चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव, चार्मिंग मीन्स enticing, charming means alluring, charming means fascinating. इंसीडियस उसका एंटोनिम चाहिए तो आपका चार्मिंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा, चार्मिंग. ध्यान आप रखेंगे, क्लियर. चलिए, वन वर्ड की बात यहां पे कर रहे हैं आप. बोला ही लीन्ड फॉरवर्ड टू हैव अ लुक एट द एरे. एरे का मतलब होता है ऑर्गेनाइज, यानी सही तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे कि नहीं. ऑफ बैक्ड गुड्स दैट इंप्रेस्ड बाय देयर सीयर. सीयर का मतलब होता है ऑनली या कंप्लीट. वैरायटी एंड ह्यूज क्वांटिटी.
टेबल ऑफ बैक्ड गुड्स, पैनोपली ऑफ बैक्ड गुड्स, पॉटपॉरी ऑफ बैक्ड गुड्स. तो complete the array of backed goods that impressed by their sheer variety and huge quantity, हर एक चीज को परफेक्ट ऑर्डर में उसको बोला जाएगा पैनोपली ऑफ बैक्ड गुड्स. पैनोपली ऑफ बैक्ड गुड्स यानी परफेक्ट ऑर्डर में, सीक्वेंस में आप उस चीज को सजा के रख रहे हैं. क्लियर? ये आप ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट 29 इडियम एंड फ्रेज. बोला आई वॉज द ओनली पर्सन इन द ग्रुप who could not speak fluently. मैं ग्रुप में सिंगल इंसान हूं जो फ्लुएंटली स्पेनिश बोल नहीं पा रहा. आई फेल्ट लाइक अ थर्ड व्हील. मुझे थर्ड व्हील के जैसा फील हो रहा है. आई फेल्ट लाइक अ थर्ड व्हील, यही ईडियम है. इसका क्या मीनिंग होता है? इट वॉज द थर्ड टाइम आई हैड बिकम अनकंफर्टेबल इन अ स्पेनिश स्पीकिंग ग्रुप. बिल्कुल भी नहीं. जो टाइम के साथ साथ और खराब होता जाए, ये बोला गया. बी में आई फेल्ट स्पेशल बिकॉज आई स्टूड आउट फ्रॉम द रेस्ट. आई फेल्ट लाइक एन अनवेलकम एक्स्ट्रा पर्सन. हाँ, मुझे लग रहा है मैं अनवेलकम एक्स्ट्रा पर्सन के तौर पे हूं, ये बोला गया. करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा. ये आपको ध्यान में रखना है. ओनली आफ्टर ही हैड ट्राइड बाइंग टाइल्स फ्रॉम द स्वांकी 2-story स्टोर did he realize that you can't judge a book by its cover. तो you can't judge a book by its cover, यहां पर भी एक इडियम ही पूछ दिया गया. इसका मतलब क्या होता है? The owners of the place were not courteous. courteous का मतलब होता है polite, विनम्र होना, and misbehaved. Hence a swanky building does not mean great service. The price was not as high as he thought. Hence, a swanky building does not always mean high prices. A swanky building may look formidable or appealing from outside, but the reality may be different when you enter. वही है, you can't judge a book by its cover. यानी कवर को देख के बुक को जज नहीं करने का. हो सकता है बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो, है ना? तो वही बोला गया. A swanky building may look formidable. कोई बिल्डिंग आपको बहुत ही फॉर्मिडेबल यानी कि सॉलिड मालूम पड़ती है. अपीलिंग यानी अच्छा लगता है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से. बट द रियलिटी में बी डिफरेंट व्हेन यू एंटर. तो वही चीज, दिखा कुछ, हो सकता है कुछ, तो जज देख के नहीं करने का. 31 पॉलिटिकल स्कियंस हु डैश एज यंग मेंबर्स ऑफ द हाउस डैश अ डेकेड अगो आर नाउ मिनिस्टर्स विद की डेवलपमेंट पोर्टफोलियोज. पॉलिटिकल सीजन who dash as young members यानी नया नया है. तो began as young members of the house around, took as young members of the house, debuted. Political season who debuted as young members. तो शुरुआत किया है, नया है, तो डेब्यू वर्ड होना चाहिए. debuted as young members of the house nearly a decade ago, लगभग एक दशक पहले. are now ministers, अब वो मंत्री है. विद की डेवलपमेंट पोर्टफोलियोज, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा. सी फॉर कैनेडा. नियरली, हार्डली का मतलब तो होता है बड़ी मुश्किल से, या हार्डली तो किसी भी सूरत पे नहीं होगा. बिगेन नहीं, डेब्यूटेड और नियरली होना चाहिए. 32 योर आंसर इज डिफरेंट देन माइन. योर आंसर इज डिफरेंट, डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन आता है फ्रॉम. क्या आता है? डिफरेंट फ्रॉम. तो फ्रॉम माइन, नो इंप्रूवमेंट टू माइन, डिफरेंट फ्रॉम माइन. योर आपका एडजेक्टिव है, माइन आपका यहां प्रोनाउन हो गया. अगर माई का इस्तेमाल करते तो माई आंसर होता. योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम माइन. बहुत टच क्वेश्चन रहता है. टच क्वेश्चन क्या होता है अभिषेक कुमार? ना टच है ना टफ है ना. डेली सेशन में आएंगे, हर एक चीज आपको आसान लगेगा. अभिषेक जी, आई थिंक मैं आपको फर्स्ट टाइम इस चैनल पे देख रहा हूं. अब फर्स्ट टाइम आए हो क्या? यस और नो बोलिएगा अभिषेक जी. चलिए. She was taken with surprise when she saw the famous ताजमहल. जैसे ही ताजमहल को देखी बहुत सरप्राइज फील की. तो सरप्राइज फील करने के लिए टेकन विद नहीं होता है, टेकन अबैक होता है. सरप्राइज फील करने के लिए फ्रेजल वर्ब टेकन अबैक. सरप्राइज फील करना, टेकन अबैक. ये ध्यान में आप रखेंगे. करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा. बर्ड अगर फ्लाई करे तो स्नैक क्या करे, है ना? होल का मतलब होता है विल, रहने के लिए. तो अगर बर्ड का नेस्ट होता तब स्नेक का होल बोलते हैं. स्ट्रॉल का मतलब होता है टू वॉक इन अ लीजर वे.
यानी आराम से मदमस्त होके चलना। टू वॉक लीजरली, बोलिए लीजरली का मतलब होता है बड़े आराम से। क्रॉल का मतलब होता है टू वॉक स्लोली। तो बर्ड अगर उड़ने का काम, तो सांप जो है क्रॉल करने का काम। बी फॉर बॉम्बे। नरेशन है, ही सेड आई हैव रिटन अ प्राइज विनिंग ऐसे। ही सेड यानी कि V2 का मामला। एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, फिर इन्वर्टेड कामाज के अंदर आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका होता है V2 और रिपोर्टेड स्पीच भी आपका है आई हैव रिटन, यानी प्रेजेंट के परफेक्ट में। चेंज करेंगे तो वो पास्ट में जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। आइए, ही सेड, उसके बाद आपका दैट लगा है क्योंकि सेंटेंस सिंपल में गया। आई फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी ही। अब ही के अकॉर्डिंग हैज तो होगा नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के परफेक्ट में, चेंज करोगे पास्ट के परफेक्ट में तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये हैज की वजह से। ही सेड दैट, अब आई को आपने चेंज नहीं किया, आई फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, नहीं हुआ। ही सेड दैट ही हैड रिटन अ प्राइज विनिंग ऐसे, करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। 36 की बात करेंगे। वॉइस द मेड विल हैव क्लिन्ड, द मेड विल हैव क्लिन्ड की बात करेंगे, इसका पैसिव क्या हो जाएगा? तो जब आप विल, सेल, हैव भी थर्ड की बात कर रहे हैं तो इसके पैसिव में विल, शैल, हैव, बिन और भी थर्ड की बात करेंगे। द मेड विल हैव क्लीन्ड द हाउस, द हाउस विल बी क्लीन्ड, नहीं ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। द हाउस विल हैव बीन क्लीन्ड बाय द मेड, करेक्ट ऑप्शन बी। द हाउस वुड नहीं, कभी भी आपके एक्टिव से पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विल है तो विल या सेल ही होगा, वुड नहीं करना है आपको, ठीक। नेक्स्ट 37, देयर डैश द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपने सिंगुलर फॉर्म में है, और जब भी आप देयर का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो देयर आपका होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देयर आपका होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और देयर के साथ जो आगे वर्ब आएगा वह सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है और प्लूरल वर्ब भी हो सकता है। क्यों? सेंटेंस का जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा, ओरिजिनल सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब डिसाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, देयर डैश अ बॉय, देयर डैश मैनी बॉयज, देयर इज अ बॉय, देयर आर मैनी बॉयज। अ बॉय है तो इज, मैनी बॉयज है तो आर। तो देयर डैश प्रेसिडेंट सिंगुलर फॉर्म में है, गोइंग का इस्तेमाल तब करेंगे जब इसके साथ इज, एम, आर, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नहीं। अब ये है V5, ये है V1। V5 यानी नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर, तो देयर गोज होगा। V1 होता है नंबर के अकॉर्डिंग प्लुरल, यहां पे प्रेसिडेंट सिंगुलर फॉर्म में, तो गोज आपका आएगा नहीं, यह आपको ध्यान में रखना है। 38, सतीश बोर अवे मैनी प्राइजेज एट द स्कूल स्पोर्ट्स, ये फ्रेजल वर्ब है, ये अंडरलाइन होना चाहिए था, करके नहीं दिया है आपको। सतीश बोर अवे, और बोर अवे, बियर अवे का मतलब होता है जीतना यानी वॉन। लॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं, बियर अवे जीतने के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट के लिए आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है गिव अवे, गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट करना। 39, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड डेसिकेट, 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 DESI डबल डेसिकेट, क्या स्पेलिंग होगा? DESICCAT। और डेसिकेट का मतलब क्या होता है? ड्राइड, ड्राइड। या डेसिकेट का मतलब क्या होता है? एरिड, यानी कि सूखा। 1 मिनट पानी पीने दीजिए मेरे को थोड़ा सा।
40 40 में ये आपका है कॉम्प्रीहेंड, क्या बोलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो ऑप्शन में आइए डी, ए और सी। डी में दिया हुआ है टेस्ट, तो स्लो एंड स्टडी इज टेस्ट ऑफ दिस एग्जाम, कोई सेंस नहीं बनेगा। स्लो एंड स्टडी इज टेस्ट ऑफ दिस एग्जाम, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। स्लो एंड स्टडी इज टेकिंग द एनालिटिकल राइटिंग। स्लो एंड स्टडी इज टेकिंग, आई एम टीचिंग हो सकता है, स्लो एंड स्टडिंग टेकिंग करेगा, ये तो एक एक्टिविटी का नाम है, तो ये कैसे टेक कर रहा है? इसके बाद ए का भी नहीं। स्लो एंड स्टडी इज नॉट द वे टू गो, ये तरीका नहीं है जाने का, टी। उसके बाद बी, स्लो एंड स्टडी इज नॉट द वे टू गो एटलीस्ट नॉट व्हेन यू आर। उसके बाद ए, यू आर टेकिंग द एनालिटिकल राइटिंग, एंड डी, राइटिंग टेस्ट ऑफ दिस एग्जाम। करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, और ये आपका नया बैच आने वाला है टीआरई 4.0 के लिए। अगर कोई मित्र बंधु टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच चाहिए या ऑनलाइन बैच चाहिए, तो एक बैच आपका आ रहा है 18 फरवरी से, 18 फरवरी से, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, जिसकी टाइमिंग है सुबह में 10:30 से 12 में, 10:30 to 12। ये मॉर्निंग में आपको नया बैच बिल्कुल मिलेगा, फ्रेश बैच, जहां ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ने वाले हैं। किसी को रनिंग बैच चाहिए कि नहीं सर 18 फरवरी का वेट कौन करे, मुझे रनिंग बैच के बारे में बताइए, जो बैच आपका अभी चल रहा है, तो वो बैच आपका अभी चल रहा है ये वाला, है ना, ऐसा ही थंबनेल आपको मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। ये अपना ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो यहां पर 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का आपको बैच मिल जाएगा। इस बैच में 41 क्लासेस हो चुकी है, और जो नया बैच आने वाला है वो 18 फरवरी से आपका बैच आ रहा है। आप देख लेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत ही शानदार बैच। अपकमिंग का रेट क्या है सर जी? वही रेट है जो होता है ऑनलाइन मोड में, है ना, वही होगा। ऑफलाइन का तो मुझे आई थिंक कितना फी है, 6000 या 6500 है, जो मुझे याद नहीं है, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है। प्रैक्टिस बैच भी आएगा बिल्कुल, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस बैच लाऊंगा। अभी टाइम भी नहीं है, थोड़ा नोटिफिकेशन का वेट कर लेते हैं, फिर धमाकेदार क्वेश्चन बन के तैयार है, प्रैक्टिस बैच लाया जाएगा। वो यूट्यूब पे चलाऊंगा, वो बैच वो यूट्यूब पे चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी हर एक बच्चे के लिए वो यूट्यूब पे चलेगा 13 फरवरी के रात से। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है भाई, जल्दी बोलो, मेरा 10 बजे से एक बैच होता है। 28 में क्या है क्वेश्चन में? द एरे ऑफ बैक्ड गुड्स दैट इम्प्रेस्ड बाय देयर शेयर वैरायटी ऑफ ह्यूज क्वांटिटी, सभी चीज को एक साथ रखना, उसी के लिए वर्ड आया है पैनोप्ली ऑफ बैक्ड गुड्स। तो यहां पे वर्ड का मीनिंग आप जब तक नहीं जाने गूगल पे सर्च कीजिए, इसका मीनिंग होता है अरेंज्ड फॉर्म में किसी भी चीज को रखना, यही बोला गया यहां पे। नहीं, वो 11 बजे शेड्यूल लगा हुआ है, वो मैं दिनों दिन डेली चेंज करवाता हूँ, मैं लाइव आके बता दूंगा कि आज क्लास नहीं हो पाएगी, उतनी एनर्जी अभी है नहीं। नंबर ले लीजिए, चौरसिया साहब, बैच के बारे में इंफॉर्मेशन है, मेरे से बात कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बैच की जानकारी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। ये लास्ट में 38 है, इस पर आप मेरे से आज रात में 12 बजे बात कीजिएगा, 12 बजे। हाँ, प्रैक्टिस बैच पेड रहेगा, प्रैक्टिस बैच पेड बैच होगा आपका। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन उतनी भी ठीक नहीं है कि अभी मैं 12 बजे तक क्लास लूँ, है ना, तो दवाई खा के मैं क्लास ले रहा हूँ, तबीयत ठीक है, डॉक्टर से मिल लिया हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि होता क्या है, हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत काम करना होता है, जितनी नींद लेनी चाहिए उतनी नींद ले नहीं पाता हूँ, 6 घंटा कम से कम सोना चाहिए, 4 से 4.5 घंटा ही सो पाता हूँ, तो उलटफेर हो जाता है, शरीर ही है, तो ज़्यादा अगर काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होता है, वो होता है। खैर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप सभी का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, सारा मोटिवेशन मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। इसलिए 11 से 12 आज कैंसिल रहने दीजिए, मंडे से उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी करेंगे तो फिर अगर बिगड़ गया मामला तो फिर 10-15 दिन के लिए मेरे को आराम करना पड़ जाएगा, फिर आपकी क्लासेस और ऑफ हो जाएगी, है ना। इसलिए थोड़ा बच बच के काम कर रहे हैं, किसी बैच में आधा घंटा पढ़ा रहे हैं, किसी बैच में 20 मिनट पढ़ा रहे हैं, ताकि ये ना लगे कि एब्सेंट है, और ये भी ना लगे कि सर नेगेटिव ही आप हो जाएंगे फिर, नहीं तो, ठीक है। हाँ,
इसीलिए थोड़ा। और एक चीज और, कल सैटरडे है। सैटरडे और संडे को आप मेरे साथ 12 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे जुड़ते हैं। क्यों? एनसीईआरटी एससीईआरटी का बुक पढ़ने आप मेरे साथ जुड़ते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल लो फील नहीं होना है पल्लवी कुमारी। लो फील क्यों कर रहे हो? अब मुझे देखिए, आप अगर परसों वाला मेरा सेशन देखे होंगे, मैं इतना बीमार था, मुझे मेरे में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी आके आपका क्लास लिया, क्योंकि मुझे पता है TRE4 माथे पे है। तो जब काम माथे पे है तो फिर तो डिमोटिवेशन आ ही नहीं सकता है ना? तैयारी आप जम के कर रहे हैं। हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ, खगड़िया मानसी, उससे आगे सहरसा है, वहां से मैं हूँ। ठीक है, तो मोटिवेशन कहीं से आपको नहीं मिलेगा, अपने आसपास से मिलेगा, अपने माता पिताजी से मिलेगा, है ना? तो तबीयत खराब थी फिर भी क्लास लिया ना, डॉक्टर से मिला, कोई बैच नहीं लिया, लेकिन यूट्यूब ये वाला, मैंने क्या बोला है आपको, मैं किसी भी क्लास को मिस कर सकता हूं, लेकिन ये टेस्ट का डिस्कशन, ये मैं अंतिम हाल तक, मतलब प्राण जाने वाला होगा ना, उस समय भी कोशिश करेंगे पहले डिस्कशन ले ले, बाद में प्राण निकले। तो मोटिवेशन की नीड, मोटिवेशन तो उसको चाहिए ना जिसके पास, आप खाली पेट आदमी है, मांग के गुजर बसर आप कर रहे हैं, आप सब अपने मम्मी पापा से मांगते ही है ना आप, तो आप मांगने वाले आदमी हैं, आपको अमीर बनना है, मोटिवेशन क्या चाहिए? मोटिवेशन तो अमीर घराने के लोगों को मिलना चाहिए, जिसके घर में एसी वगैरह सब चीज लगा हुआ है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, काम क्यों करें, सब चीज है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, के पास तो मोटिवेशन ही मोटिवेशन है ना? सर छोटा बेबी है और एक मदर इन लॉ है, पढ़ने का कोई बात नहीं। अब देखिए आपके पास तो बहुत बढ़िया है, आप मदर इन लॉ की सेवा भी कर रही होंगी, करना आपका ड्यूटी भी है, एक बेबी भी है, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप तो योद्धा हुए, आपको तो और मोटिवेटेड फील करना चाहिए। रात को पढ़िए, मैं 4 घंटे ही सो पाता हूँ, 4 घंटे ही, वो भी रात के 2 से 6। इधर से 2-3 दिन से मेडिसिन ले रहा हूँ तो नींद बहुत आ रही है, तो रात को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आज कोशिश करूंगा पढ़ने का। तो एकदम काम कीजिए मन से, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है और नेगेटिव नहीं होना है। आज जितना काम कर पाए और काम बच गया उसको कल कर लेंगे। ये भी नहीं मारा मारी करना है, करके ही सोना है, फिर नींद भी नहीं लोगे कम से कम 4 घंटे की भी, तो फिर बीमार हो जाएंगे आप, है ना? तो टाइम निकालना है, काम करना है। कुछ काम छूट जाता है, कुछ सब्जेक्ट पढ़ना छूट जाता है, मिस हो जाता है, तो उसको नेक्स्ट डे, जो छूटा हुआ आज का काम है, कल पहले उस काम को निपटाएंगे, फिर आगे का यानी कल का काम जो नया है उसको करेंगे। ये ध्यान रखना। रोहित चौरसिया कह रहे सर लिटरेचर पूरा गोल हो रहा है, परेशान हो रही। कोई बात नहीं भैया, परेशान नहीं होना है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहे। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आपके साथ है। तो परेशानी किस बात का है? लगातार काम किया जाएगा, आपसे काम करवाया जाएगा। रात में जल्दी ठीक हो जाता हूं फटाफट एकदम, फिर 12 से 1 बजे तक रात तक क्लास चलेगा। जब इतना काम करेंगे तो फिर डरने की क्या, डरने का तो टाइम ही नहीं है आपके पास। मैं तो 1 मिनट भी आपको नहीं छोड़ने वाला हूं फ्री में कि आप बैठ के सोचेंगे क्या करें। 1 मिनट आपके पास नहीं होगा। 13 फैब से 12 से 1 जो आप आएंगे, आप देखिएगा 1 मिनट टाइम नहीं होगा आपके पास। पूरा दिन आपका ऐसे हम फिक्स कर देंगे जैसे आपको लगेगा आप सेलिब्रिटी हैं, काम के अलावा कोई काम ही नहीं है आपके पास। और जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए कि काम के अलावा कोई काम ना हो, समय बर्बाद करने का समय नहीं होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप फ्रूटफुल कुछ कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, है ना? एकदम, और बिजी कर देंगे हम आपको। परेशान नहीं होना है, थोड़ा मुझे ठीक होने दीजिए, अभी मैं ठीक हो ही रहा हूं, मुझे अपने उस रूप में आने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे मेहनत किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। रेगुलर रहना ही पड़ेगा, बिजनेस देखना, कुछ भी करना, रेगुलर तो रहना ही है, चाहे रात में जग के हो, जैसे भी हो, रेगुलर रहना, ये पहला कंडीशन है। सोनू राज सीतामढ़ी। तो क्या आप संडे को नहीं, कल हम पढ़ेंगे 12 बजे एनसीईआरटी बुक के बारे में। सर कॉमन पेपर के लिए कितना देर पढ़े हैं, नहीं हो पाता, कल बात करेंगे 12 बजे कॉमन पेपर के बारे में बढ़िया से। सर कॉमन पेपर का कुछ पता ही नहीं चल रहा, 8 मार्क्स के लिए कितना पढ़ना है। कोमल बात करेंगे एकदम अच्छे से, डोंट वरी, मुझे थोड़ा उस पर पढ़ना पड़ेगा, सर से बैठ के बात करनी होगी, नवीन सर से, वो मेरे को आइडिया देंगे, फिर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। या हो सकता है एक दिन मैं नवीन सर को इस सेशन में लाऊं लाइव, बोल गए आप लोग नवीन सर से मिलना चाहते हैं लाइव, जो भी प्रॉब्लम है कॉमन पेपर को लेके बात करना चाहते हैं सर से,
बोलिए, तो हम सर को बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और सर जरूर आएंगे आप सभी के लिए। सर को बोलेंगे सर बच्चे बहुत तलाश रहे हैं आपको, आप आइए, तो वो जरूर आएंगे। बात करें सर से, ठीक है। सर को ही हम बोलते हैं, सर आएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे, ठीक है ना। लाइव सेशन में जो भी प्रॉब्लम होगा कॉमन पेपर को लेके सारी परेशानी आप बोलिएगा, आराम से सर समझा देंगे आपको, ठीक है।